अभी पॉलिटी सेक्शन जो है, आज हम पॉलिटी सेक्शन जो है वो देखते हैं। पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, जिसको हो सकता है कि किसी को कुछ लगे किसी को कुछ लगे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं पॉलिटी सेक्शन में। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। टोटल पॉलिटी जो है उसमें 18 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले हैं, और उसमें से भी अगर देखा जाए तो हार्डकोर जो पॉलिटी है, मतलब जहां पर हम करंट जो है वो निकाल दें और सिर्फ हार्डकोर पॉलिटी अगर देखें तो वो सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन थे। बाकी अगर हम देखते हैं तो पूरे करंट से लिंक थे, करंट अफेयर से लिंक थे जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे पूरा मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने सही तरीके से दिमाग लगाया, सही तरीके से लॉजिक लगाया, पूरे 18 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इतने इस तरीके से क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिले। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है किस चीज को वायलेट करता है, नीचे जो इसमें दिए गए। प्रीति आप बताओ, आपको क्या लगता है इसका जवाब? प्रद्युमन सर म्यूट मुझे कर दिया करो, जब तुम नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर दिया करो, जब बोल रहे हो सिर्फ तब अनम्यूट करना। मुझे राइट टू इक्वेलिटी लगता है। राइट टू इक्वालिटी लगता है, अच्छा। यस सर। अभी यहाँ पे देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि एक के हाथ में पूरा पैसा जो है वो आ जाना। अभी प्रद्युमन है, प्रद्युमन के हाथ में अगर बहुत सारा पैसा जो है वो आ गया तो मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक के पास पूरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया वेल्थ का। जैसे बोलते हैं कि इंडिया में 1% रिच जो है उनके पास पूरा का पूरा पैसा जो है भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी जो लोग हैं वो गरीब है ना, बाकी लोगों के पास जो है पैसा नहीं है। तो इसका मतलब एक तो इक्वालिटी जो है यहाँ पर हैम्पर तो हो रही है, बट ऑब्वियसली इक्वालिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर हैम्पर हो रही है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन लेकिन यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी क्या है कि सब सेम रहना चाहिए। अब इसके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ करती है हमारे पास, क्योंकि सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है, हमारे जो संविधान है उसमें सोशलिस्ट वर्ड हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ जो है वो नहीं रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए जो भी रिसोर्सेज है उसका। तो अब यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए तो फिर हमारे गवर्नमेंट जो है वहां पर ऐसे कौन से कानून है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है? टैक्स लगाता है सर गवर्नमेंट, बिल्कुल, इक्वल टैक्स जो लगता है, इनकम टैक्स मतलब जो लग रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे अमीर पर ज्यादा इनकम टैक्स लग रहा है, गरीब पर या तो टैक्स ही नहीं लग रहा है या तो बहुत कम टैक्स लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो अमीर है उससे ज्यादा पैसा लेकर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज के थ्रू, अलग अलग इसके थ्रू जो गरीब लोग हैं उनमें पैसा बांटती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है। अब ये जो चीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस रहना चाहिए, ये सारी चीजें हमें डीपीएसपी अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 39 जो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है वो सुपेरियर है डीपीएसपी के, बराबर है, डीपीएसपी के सुपेरियर है फंडामेंटल राइट। अब गवर्नमेंट अगर ऐसा करे कि जो अमीर है उसको ज्यादा टैक्स लगा रही है, जो गरीब है उसको कम टैक्स लगा रही है, तो यहाँ पर इक्वालिटी जो उसका वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पर वायलेशन हो रहा है ना इक्वालिटी का, बराबर है। लेकिन स्टिल यहाँ पर देखा जाए तो ये वायलेशन भले ही हो रहा हो लेकिन फिर भी ये वायलेट नहीं करेगा राइट टू इक्वालिटी को, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जब हम फंडामेंटल राइट आगे देखेंगे तब आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ये जो है मतलब डीपीएसपी के जो आर्टिकल है जो पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ मेजर्स ला भी रही है तो इक्वालिटी का हनन नहीं करेंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये केस में यहाँ पर डीपीएसपी जो है वो सुपेरियर हो जाता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। बाकी इसमें फंडामेंटल राइट जो है वो अपर हैंड उसका हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जवाब जो है हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है इसका मतलब है डीपीएसपी जो है वो वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है पोजीशन जो है राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में, यहाँ पर क्या उसकी पोजीशन हमें क्या देखने को मिलती है? अब ये तो हमने कवर किया हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, उसमें हमने कवर किया हुआ है। चलो प्रद्युमन बताओ। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, बी। एनी पर्सन है या सिर्फ सिटीजन के लिए है? नहीं, एनी पर्सन। बराबर है, इसका जवाब जो है वो है लीगल राइट जो अवेलेबल है टू एनी पर्सन। ठीक है, पहले हमारे फंडामेंटल राइट में देखने को मिल रहा था ये, लेकिन फिर फंडामेंटल राइट से निकालकर उसको लीगल राइट जो है वो कर दिया गया। आर्टिकल बताओ प्रद्युमन, कौन से आर्टिकल के तहत लीगल राइट बनाया उसको? सर 300A। पंकज आप बताओ। सर आर्टिकल 300A।
लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज काफी इजी था ये क्वेश्चन। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी बोलने के बजाय अगर समझ में आया तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हमारा रिपब्लिक, हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट तो इसके 2 महीने पहले कर लिया था, लेकिन जब फुल्ली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीटली लागू हो गई, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोवेरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? पंकज बताओ इसका क्या जवाब है? आई थिंक मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा सर। प्रीति आपको क्या लग रहा है? हाँ सर। सर मुझे बी लग रहा है, क्योंकि सेक्युलर और सोशलिस्ट ये 2 वर्ड है सर, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाए गए थे। अच्छा, प्रीएम्बल। प्रद्युमन आपको कौन सा लग रहा है? सर बी लग रहा है। ओके, आपको भी बी लग रहा है। इसका जवाब जो है, देखिए क्या है कि हमारा जो प्रीएम्बल है, ये जो वर्ड्स है, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है ना। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें ये सारे वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और प्रीएम्बल क्या कभी अमेंड हुई है पंकज? क्या कभी भी उसमें चेंजेस किए गए हैं प्रस्तावना में? हाँ सर, एक बार किए गए थे जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे सर। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सर सेकुलर। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो ऐड किए गए। मतलब सिर्फ एक ही बार अभी तक हमारा जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 मतलब जस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है, बराबर है। मतलब यहाँ तक तो कोई अमेंडमेंट यहाँ पर आया नहीं है, अभी एक भी अमेंडमेंट आया नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये 3 वर्ड जो अमेंड करके ऐड किए गए, ये छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स होंगे। ये कौन सा हमें देखने को मिलता है? सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बराबर है। तो इसका जवाब जो है ये बी है। एकदम ही इजी क्वेश्चन था। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। अब देखिए यहाँ पर है कि आप थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा एनालिसिस यहाँ पर करना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर व्यूज जो है वो भी मैटर करते हैं, लेकिन सही व्यू किस तरीके से रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर क्या है? संवैधानिक जो गवर्नमेंट है, संवैधानिक सरकार, इसका मतलब क्या रहेगा? तो इसमें से आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। प्रीति आप बताओ। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट जिसका हेड जो है वो नॉमिनल पावर एंजॉय करता है, जिसका हेड जो है वो रियल पावर एंजॉय करता है, या फिर गवर्नमेंट जो लिमिटेड है टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से? सर मुझे इसमें डी लग रहा है और ए भी लग रहा है सर। अच्छा, आपको ए और डी में कंफ्यूजन है। पंकज आपको यस क्या सर। लग रहा है? सर मुझे ए और सी लगता है सर, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर। आपको ए और सी में कंफ्यूजन है। प्रद्युमन आप? सर मुझे लगता है ए। आपको ए। ओके, देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो ये सभी जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। प्रीति आप मुझे बताओ कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया में कौन सी चीजें लागू होती है? मतलब इंडिया कौन से इसका पार्ट है? सर इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है, फेडरल स्ट्रक्चर भी है, और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड भी है, और रियल पावर का सर ये 2 मुझे मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। अगर हेड देखते हैं, गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? वो काय के हेड रहते हैं हमारे यहाँ पर? सर वो एग्जीक्यूटिव स्टेट के हेड रहते हैं। बराबर है, स्टेट स्टेट के के हेड हेड रहते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के हेड रहते हैं, एंड देन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के हेड रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर रियल पावर एंजॉय करते हैं, है ना, डी फैक्टो जो कहते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट अगर हम देखते हैं तो एक नॉमिनल पावर की तरह देखा जाता है, डी ज्यूरी जो हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये नहीं था इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। कि ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहेगी। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो लिमिटेड है बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है पता है कि कभी बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है कि इसमें कोई ट्रिक हो, उसमें कुछ जबरदस्त कोई ये हो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है। क्या है, जो लॉजिक के साथ जा रहा है उसको कभी टिक कर देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है, जहां पर एक जीके जो है वो आपको देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर पॉलिटी का पार्ट दिया हुआ है क्योंकि आर्टिकल की यहाँ पर बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन है कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स ये टाइटल्स है अंडर आर्टिकल 18(1) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा है पद्मा अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किए गए थे 1954 में, सस्पेंड सिर्फ एक बार किए गए हैं। और तीसरा है नंबर जो है भारत रत्न अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, मैक्सिमम सिर्फ 5 लोगों को दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में। इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है ये आपको पूछा गया है। तो बेसिकली अगर देखोगे आप, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड जो है यहाँ बोला गया है टाइटल्स है अंडर आर्टिकल 18(1), तो ये टाइटल्स नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है, बिल्कुल बात की गई है कि वाह जो भारत रत्न जो भी अवार्ड्स है, भारत रत्न बोलो पद्मा अवार्ड्स बोलो, ये सफिक्स या प्रीफिक्स करके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, है ना। ये बिल्कुल लगेंगे लेकिन सफिक्स या प्रीफिक्स करके इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन दे आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1), ठीक है। वो तो बेसिकली टाइटल एबॉलिश करने की बात कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा आते हैं पद्मा अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किए गए इन ईयर 1954, ये सस्पेंड किए गए ओनली वंस, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है। देन उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड जो है रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखिए अगर हम भारत रत्न के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें पता ही रहता है कि भाई कितने अवार्ड्स कितने के लिए रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट किए गए। ये बेसिक नॉलेज है जब भी हम कोई अवार्ड के बारे में बात करते हैं। जो भी अवार्ड आप पढ़ते हैं उसकी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये कि अवार्ड शुरू कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, कौन से साल में हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है, मतलब क्या क्राइटेरिया है अवार्ड किसी को भी देने का। देन तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है उसमें क्या क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन कौन सी चीजें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड फिर उसके बाद चौथा आता है कि भाई ये कितने लोगों को मिल चुका है, फर्स्ट इसका रेसिपिएंट कौन था, लास्ट लेटेस्ट वाला किसको मिला हुआ है, एंड टोटल एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है ये अवार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद बहुत ही अगर आप गहराई में जा रहे हो तो फिर उसके बाद कभी सस्पेंड किया गया था क्या, कभी ऐसा हुआ क्या कि इसको नहीं देना है, ये करना है, वो करना है। कभी कभार कुछ एक्सेप्शन उसमें हुआ है क्या कि भाई एक को देना था लेकिन 2 लोगों को दे दिया गया। या फिर भारत रत्न के बारे में ये भी है कि भारत रत्न मतलब इंडियन सिटीजन को बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्या कोई और देश के सिटीजन को, नागरिक को दिया गया है क्या। बताओ पंकज, आपको पता है कोई बाहर के देश के नागरिक को दिया गया है कभी भारत रत्न? सर नेल्सन मंडेला को दिया है। बराबर, एक को ही दिया गया था सिर्फ। और सर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन से देश की थी यार? फ्रीडम फाइटर मिल गई थी, लेकिन आजादी के लिए इतनी लड़ाई की उन्होंने, महिलाओं के लिए इतनी लड़ाई की उन्होंने, और उनको आपने सीधा बाहर के देश का बना दिया क्या? नहीं सर, उनको सिटीजनशिप मिल गई थी ना सर बाद में। वो कौन से देश की थी वो मालूम नहीं सर। कौन सरोजिनी नायडू? अच्छा ठीक है, छोड़ो वो बाद में देखेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये तीन लोग हैं, 3 लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें ये जो है 2 बार इसको सस्पेंड किया गया था, 2 बार, ठीक है। एक 77 से 80 के आसपास, देन उसके 90s में एक बार और सस्पेंड किया गया था पद्मा। तो इसलिए ऐसा है कि तीनों जो है यहाँ पर, जो पंकज है उनका तुक्का यहाँ पर सही लगता है। तो पंकज जीतते हैं ₹1 करोड़। और सर वो सरोजिनी नायडू ने मदर टेरेसा। मुझे पता है आपने इसलिए मैंने बोला बाद में डिस्कस करते। विद रेफरेंस टू इंडिया, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। अब पहला यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि अक्यूज जो है उसको कस्टडी में लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और ऐसे अक्यूज को पुलिस स्टेशन में लॉक किया जाता है, जेल में लॉक नहीं किया जाता। दूसरा है जुडिशियल कस्टडी के दौरान पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज रहता है वो अलाउ नहीं किया जाता उसको कि वो इंट्रोगेट करे जो भी सस्पेक्ट है उसको बिना कोर्ट के अप्रूवल के। अब मुझे प्रीति आप बताओ, आपको कौन सा सही लग रहा है? दोनों भी नहीं। दोनों भी नहीं? देखिए दोनों भी नहीं लग रहे हैं आपको, ये एक ठीक है। नेक्स्ट प्रद्युमन आप बताओ, मतलब यहाँ पर उनको दोनों गलत लग रहे हैं, ये प्रीति का डी बोलना है। प्रद्युमन बताओ। सर मुझे फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट सही है लग रहा है? हाँ प्रद्युमन, तीनों पी से आते हैं यार। पी ऐसे भी सिर्फ मैं पी नहीं लिख सकता, आगे का भी लिखना पड़ता मेरे को।
चलो पंकज आप बताओ। सर दो बी, ऑप्शन बी करेक्ट है सर। अच्छा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके पंकज का ऑप्शन बी। अभी देखो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब दोनों सही तो होने की संभावना है ही नहीं। एक इसमें बोला गया है कि उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, अब पुलिस स्टेशन में अगर रख रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज रहेगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन दूसरे इसमें बोला जा रहा है कि उसको इंट्रोगेट जो है वो नहीं कर सकता है, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से सिर्फ एक ही सही है। अब यहाँ पर दो तरीके की कस्टडी, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कस्टडी कौन से टाइप की रहती है ना, अभी पूछा था मैंने, अनिल को पूछा था शायद कि कस्टडी कौन कौन से टाइप की रहती है। अनिल ने बताया था कि उसको सिर्फ एक पुलिस कस्टडी पता चल रही है, याद आ रहा है। फिर हाँ मैंने सर, हाँ सर, हाँ है ना, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या कि अब वो चला गया है मजिस्ट्रेट के हाथ में, अब वो पुलिस वाला उसको कुछ नहीं करेगा। हम एक आर्टिकल देख रहे थे, पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर जो मतलब जुडिशियल कस्टडी में अगर रखा जाता है, जेल में अगर रखा जाता है, तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वही वहां पर जेल में हमें देखने को मिलते हैं, जो इंचार्ज रहते हैं, पुलिस रैंक के रहते हैं। तो ऐसा बोला गया था उस आर्टिकल में कि उनको नहीं रखा जाना चाहिए, किसी और को वहां पर अपॉइंट करना चाहिए उसके लिए। तो वो एक आर्टिकल था, काफी पुराना था वो आर्टिकल, लेकिन अभी मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल कस्टडी बोलने के बाद मैजिस्ट्रेट के हाथ में सब कुछ आ गया है, तो मैजिस्ट्रेट के हाथ में आ गया तो पुलिस स्टेशन में उसको क्यों रखा जाएगा भाई, पुलिस स्टेशन में रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो एक बार जुडिशियल कस्टडी में वो चला गया तो पुलिस वाला जो है उसको इंट्रोगेट नहीं कर सकता है बिना परमिशन के, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो अब जवाब जो है वो है बी। तो बेसिकली पंकज जो है उनका शायद तुक्का नहीं है, उन्होंने शायद आंसर की देख के आए। नहीं 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 सर, तुक्का भी नहीं और आंसर की भी नहीं देखी सर। मुझे पता था कि आप ये सेशन लेने वाले हो, तो मैंने कुछ देखा नहीं था सर। अच्छा अच्छा, ओके बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडिया, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर पेरोल जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो पंकज मुझे बताओ, पेरोल या फिर परोल जो है इसको, इसका मतलब क्या है? सर लिटरल मीनिंग तो नहीं मालूम है, जो भी न्यूज में देखता हूँ वही बताता हूँ। जो कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कुछ दिन के लिए बाहर आता है सर, और फिर उसको जाना पड़ता है, ऐसा मालूम है सर। प्रीति आप बताओ। नो सर, आई डोंट आइडिया। ओके प्रद्युमन। नहीं सर, नहीं मालूम। कि उसने अगर कुछ बहुत अच्छा काम किया है, मतलब समझ लो अगर उसको 5 साल की सजा थी, अगर उसने 3 साल बहुत अच्छी तरीके से गुजारे हैं जेल में, तो अगर उसका समय होने से पहले अगर उसको छोड़ दिया गया, उसको भी परोल या फिर पेरोल जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रिजनर है, सफिशिएंट आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoner because it become matter of his right। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब उसको यहाँ पर पेरोल पे देना ही पड़ेगा, उसको घर भेजना ही पड़ेगा, मतलब जो उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके खुद के अपने रूल्स कानून होते हैं प्रिजनर रिलीज के लिए, पेरोल रूल्स पर। तो अब मुझे पंकज आप बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? पंकज, ओ पंकज। प्रीति आप बताओ। सर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है। अभी मैंने बताया तो सही। बट सर कोई स्टडी नहीं हुआ है ना इसके पीछे, या फिर कुछ पढ़ा भी नहीं है मैंने। फर्स्ट टाइम ये पेरोल वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुना है, तो मुझे। पंकज आप बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? नहीं सर, मैंने सुना नहीं, नेट चला गया था, मैं फिर से बैक करके जवाब इसका जवाब अब नहीं सर, मालूम नहीं सर, सुना नहीं आपने जो कहा। क्या है कि यहाँ पर भी छोड़ दूंगा सर। लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। पंकज तुक्का मारो यार, तुम्हारा तुक्का बड़ा लगता है। ओके, हाँ सर। When prisoner makes out sufficient case, parole cannot deny such prisoner because it becomes matter of his right. State governments have their own prisoners released on parole। एक तो सही है सर, और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सर, दूसरा भी सही है, वो सी है सर ऑप्शन। आपको सही लग रहा है। अभी देखो यहाँ पर लॉजिकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमको आंसर नहीं पता है, अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा अपने को पता रहना चाहिए लॉजिक भी लगाने के लिए। ऐसा नहीं है एकदम ही तुक्का लगाए तो फिर गलत हो जाता है। तो पंकज, हिंट मैंने दे दिया है कि आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बोला गया है कैनॉट बी डिनाइड
such prisoner because it becomes matter of his right, मतलब उसको छोड़ना जो है अब उसको कोई भी हालत में उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो उसके अधिकार बन चुका है कि उसको छोड़ा जाए, उसको आजाद किया जाए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो उनके अपने कानून होते हैं, तो ये जो है ये किस में आता है बताओ? लॉ जो है, लॉ कौन से लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में से? प्रीति बताओ। सर कौन सा लॉ? जो पुलिस है, लॉ है, लॉ पुलिस, ये जो कानून है ये कौन से लिस्ट में आता है? सर ये स्टेट लिस्ट में आता। स्टेट लिस्ट में आता है। किसी और को कोई और जवाब देना है? नहीं सर, स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो अपने कानून बनाएगी, ये तो हमें लॉजिकली सही लग रहा है ना, कि हम बोल सकते हैं हाँ ये लॉजिकली सही होगा, ये वाला जवाब। अब बारी आती है पहले इसकी। पहले इसका भी आप थोड़ा लॉजिक लगाओ कि किसी को अगर पहले छोड़ना है, उसको 8 साल की सजा थी, उसको 5 साल में छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये अब उसका अधिकार बन जाएगा क्या? उसको मैंडेटरीली अब छोड़ना ही पड़ेगा क्या? अगर उसने कोई अच्छा बर्ताव किया है, वो बोलेगा क्या देखो मैंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, 5 साल के लिए अब मेरे को छोड़ दो, ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे छोड़ दो। अधिकार है उसका। 8 साल जो उसको सजा मिली है वो भुगतने के बाद वो बाहर निकले, बराबर है? तो ये कभी राइट हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक लगा सकते हैं? तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उसको आधिकारिक तौर पर छोड़ा जाए। तो बी जो है इसका सही जवाब है। समझ में आया? चलो, नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है उसको लागू करती है? मतलब यहाँ पर क्या है? FDA। तो ये कौन सा करता है बताओ पंकज? सर ऑप्शन डी। देखो क्या है, यहाँ पर बहुत लोगों को लगता है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसकी बात की जा रही है ना। लेकिन ऐसा ये एक आधा ही पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी है, तो वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, वो ऐसे एक आध दो ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं हर इसमें इतना इजी रहेगा कि आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राइबल अफेयर ये सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स ये एक्ट कंटिन्यूसली न्यूज में था, कंटिन्यूसली न्यूज में था। ये इतने बार मैं न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ है फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के बारे में। तो ये ट्राइबल अफेयर जो है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है। पंचायती राज देखा जाए तो उसमें एक्ट कौन सा है? पेसा एक्ट जो है, PESA एक्ट, वो हमें देखने को मिलता है ना। तो ये इजी था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पर एक आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एनालिसिस से अब आपको सोचना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India? मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर समझाने के लिए बताऊं, तो जो गवर्नमेंट है वो अपने आर्बिट्री कानून अगर लेकर आ जाए, अपने हिसाब से मनमानी वाले कानून अगर लेकर आ जाए, तो वो कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा? अनकंट्रोल्ड, अनगाइडेड, अगर वहां पर एग्जीक्यूटिव जो भी लॉज है वो लेकर आ जाए तो कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा? बताओ पंकज। सर मुझे लगता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 में सर मैं ARD में कंफ्यूज हूँ। देखो आर्टिकल 32 तो मतलब ये ऐसा हो जाता है कि इसको तो तुमने फाड़ देना चाहिए पेपर ऐसे ऐसे करके कि ये तो हो ही नहीं सकता है करके। तो आर्टिकल 32 क्योंकि वो बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट अगर तुम्हारे वायलेट हो रहे हैं तब जाकर आप आर्टिकल 32 के हिसाब से जो है वही कहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 28, ये भी बिल्कुल यहाँ पर आता नहीं है ना, क्योंकि ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ पर। अगर हम आर्टिकल 44 देखते हैं तो वहां पर भी ये जो है बिल्कुल लागू नहीं होता है। ये जो आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है तो उस चीज की यहाँ पर बात कर रहा है। तो बट ऑब्वियस आर्टिकल 14 जो है वो देखने को मिलेगा, है ना, कि यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है अपने मनमानी वाले कानून लेकर आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर जो फेडरल कैरेक्टर इंडिकेट करता है? फेडरल कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ पर। चलो बताओ, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट, उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर सेफगार्डेड रहे। तो इसका जवाब जो है वो हमको ए देखने को मिल रहा है। जब हम फेडरल गवर्नमेंट देखेंगे, हमारा जो पॉलिटी रहेगा उसमें फेडरल गवर्नमेंट देखेंगे तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सारे उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स उसमें हमें अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि स्टेट क्या डिफाइन, मैंने ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हाल ही में हमने स्टेट के बारे में देखा था, फंडामेंटल राइट जब हमने शुरू किया था।
तो इसमें आप सभी के जवाब जो है वो आए, मतलब बेसिकली फिर से बता दो जवाब। प्रीति आपने क्या, आपने ए बताया था। यस सर। पंकज आप बताओ। बी बताया सर मैंने। हाँ, और प्रद्युमन ने भी बी बताया था, है ना। अनिल आपने कोई जवाब ही नहीं दिया था। नहीं सर, मैंने दिया, भेजा आपको मैसेज बी बी लिख के। अच्छा ठीक है, डर क्यों रहे हो? नहीं सर, मैंने भेजा था आपको। ओके, तो मतलब आपने भी बी भेजा था। यस सर। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि क्या है, ए और बी एक्चुअल में काफी कंफ्यूज कर रहा है कि हम क्या मतलब निकाले। अभी जैसे अगर आप देखोगे स्टेट में बेसिकली क्या होता है, एक टेरिटरी जो है वो होती है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, डिफाइंड टेरिटरी। उसमें कुछ लोग जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो गवर्न कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, यहाँ पर एक डेफिनेट टेरिटरी की बात बिल्कुल की गई है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल जो है बाहर का नहीं रहेगा, एक सोवरेन जो कंट्री हम बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ये लागू हो रहा है। और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जो है वो पोजेस कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये बिल्कुल जो है ये सही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अगर हम देखते हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोग हैं पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, यहाँ पर भी टेरिटरी आ गई है, यहाँ पर भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड लोग आ गए हैं, जहां पर पॉलिटी जो है वो आ रही है। देन यहाँ पर जो एक अथॉरिटी है वो भी आ रही है, जो गवर्न कर रही है, उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, नेचुरल राइट जो है प्रोटेक्ट कर रही है, और जो मीन्स ऑफ सस्टेंस है ये यहाँ पर सेफगार्ड कर रही है। तो बेसिकली ये भी जो है, ये भी यहाँ पर पूरा सही बता रहा है। अब यहाँ पर दोनों में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आते हैं, पहला यहाँ पर आता है कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। अब यहाँ पर परमानेंटली ऑक्यूपाइंग जो है, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई इसका मतलब क्या ले। इसका मतलब ये ले कि जो कंट्री है वो परमानेंट रहती है, वो कभी जाएगी नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंट्री जो है उसको कब्जा लिया जाता है। तो यहाँ पर एक परमानेंट जो आ रहा है, ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोग, यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। बस लास्ट का जो है, जैसे यहाँ पर जो नेचुरल राइट है उसको सेफगार्ड करना, जो मीन्स ऑफ सस्टेंस है उसको सेफगार्ड करना, तो ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो इसमें मतलब जो ऑफिशियल आंसर किया है कि उसी में यहाँ पर सही जवाब जो है वो आएगा। बाकी जो है इन दोनों में कंफ्यूजन जो है वो रह रहा है, ठीक है। मतलब समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। देन यहाँ पर विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशियरी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको सही जवाब कौन सा है ये बताना है। तो चलो, मुझे सबसे पहले प्रीति आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब है कि भाई रिटायर्ड जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको फिर से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस के द्वारा प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ। दूसरा, हाई कोर्ट जो इंडिया में, उनको पावर है कि अपना ही जजमेंट वो रिव्यू कर सकते हैं। सेकंड वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन जुडिशरी, सेकंड वाला आपको सही लग रहा है, पहला वाला आपको गलत लग रहा है। ओके चलो, अनिल आप बताओ। सर बोथ, दोनों सही लग रहे हैं, आंसर सी होना चाहिए। ओके, प्रद्युमन। सर दोनों, सी होना चाहिए ऑप्शन, बोथ 1 and 2। सर ऑप्शन ए सही है, दूसरा मालूम नहीं है सर मुझे। ओके, देखो क्या है कि यहाँ पे पहला वाला जो है बिल्कुल सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट जो लेक्चर है उसमें बुला सकते हैं, जो चीफ जस्टिस है उनको ये पूरी आजादी है और प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ वो आ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है, एक्चुअल में ये न्यूज में भी था, ये जो टॉपिक है न्यूज में भी था, लेकिन अगर दिमाग भी लगाना लॉजिकली कैसा हम लगा सकते हैं कि अपना ही जजमेंट रिव्यू करना मतलब क्या। सबसे पहले तो अपना जो जजमेंट अपन ने दिया हुआ है उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, तभी हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलता है। तो अब जब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, तो फिर दोनों को यहाँ पर जो है वो ये रहेगा कि अपना जजमेंट जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दोनों जो है ऑप्शन एकदम सही देखने को मिलते हैं और इसका जवाब जो है वो हमको सी देखने को मिलता है। समझ में आया, एकदम ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाँ अब आ रहा है जबरदस्त क्वेश्चन ये कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है। दूसरा है सिटीजन बाय बर्थ सिर्फ वही हेड ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बन सकते हैं। हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, देखो कैसे वर्ड्स के साथ खेलते हैं। मैंने अभी आपको पूछा था हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है।
देन फॉरेनर जो है वंस उसको एक बार सिटीजनशिप दे दी गई, वो डिप्राइव नहीं की जा सकती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो हमने सिटीजनशिप चैप्टर देखा हुआ है। चलो अनिल बताओ क्या जवाब है? सर ओनली वन है, ए आंसर। अच्छा, आपको ये लग रहा है। ओके, प्रद्युमन बताओ। सर मुझे भी ये लग रहा है, वन ओनली। अच्छा, बी क्यों गलत लग रहा है आपको? मतलब दूसरा जो है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत लग रहा है? बाय बर्थ इसका तो सेकंड वाला का तो मुझे तीसरा तो गलत है, लेकिन सेकंड वाला सिटीजन बाय बर्थ, तो बाय बर्थ ही अगर मतलब पैदा हुआ इंडिया में वही हेड बन सकता है सर, ये थोड़ा सा गलत है। हेड ऑफ स्टेट वही बन सकता प्रीति है, वो आप गलत लग रहा है। सर मुझे भी ए ही सही लग रहा है, क्योंकि सर जो दोनों है सर, जो हेड है वो भी थोड़े दोनों भी गलत लग रहे हैं। थर्ड नंबर का तो गलत ही है। पंकज? सर क्योंकि वो सीट सर मुझे सर बी करेक्ट लगता है मुझे। बी बराबर लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि सिटीजनशिप तो एक ही है, लेकिन डोमिसाइल के बारे में कंफ्यूज हूँ, लेकिन सिटीजन ओनली बाय बर्थ वो करेक्ट लगता है मुझे, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखो, सिटीजन बाय बर्थ वही सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये हमको यूएसए में देखने को मिलता है, यूएसए में। ओके, हमारे इंडिया में वैसा नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता है। पहला अगर हम देखते हैं, एक ही सिटीजनशिप है, ये तो हमको पता ही है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एंड एक ही डोमिसाइल चलता है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड अगर हम देखते हैं, तो एक बार अगर दे दिया गया तो डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। टर्मिनेशन का तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यार सिटीजनशिप चैप्टर में, कि कौन कौन से चीजों से सिटीजनशिप मिलती है और कौन कौन से चीजों से सिटीजनशिप जो है वो छीनी जाती है। तो इसलिए ये जो है ये तो बिल्कुल गलत रहेगा कि कोई भी सर। और वैसा भी देखा जाए तो जहां पर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वहां पर वो मोस्टली गलत होते हैं। जैसे यहाँ पर ओनली लगाया गया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एनी कोई भी सर्कमस्टेंसेस बोल दो, तो ये कुछ चीट कोड्स होते हैं। मतलब हर इसमें काम नहीं करते ये, लेकिन चीट कोड्स होते हैं कि अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको रिस्क लेना ही है, तो आप ये जो है चीट कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे इसका जवाब जो है वो रहेगा ए। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि लिबर्टी जो है बेस्ट सेफगार्ड करती है लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या सेफगार्ड करता है लिबर्टी जो रहेगा वो? कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स? बताओ अनिल। सर मेरे हिसाब से इलेक्टेड गवर्नमेंट सी होना चाहिए। ए और सी लग रहा है। अच्छा, प्रीति? सर सी लग रहा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, आप बताओ पंकज। सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे भी, कंफर्म मालूम नहीं। देखो, इसमें से जो ऑप्शन हम सीधा निकाल सकते हैं वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अगर पावर होती है तो यहाँ पर लिबर्टी जो है बिल्कुल सस्टेन नहीं रहेगी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। अभी देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिबर्टी मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, है ना। आजादी जो यहाँ पर दी जा रही है उसको हम बोलते हैं लिबर्टी। अब आजादी कौन कौन से इससे मिल सकती है, अभी मुझे बताओ। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, हमारे एक एग्जाम्पल लो, इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर हमारे यहाँ पर है, क्या वो आर्बिट्री कानून ला सकती है? आर्बिट्री कानून पास कर सकती है? अरे कर सकती है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो बिल्कुल कर सकती है ना, है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर लिबर्टी उस हिसाब से सेफगार्ड होगी क्या? नहीं होगी। अगर सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उससे सेफगार्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी जो ऑप्शन है हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी अगर रहती है तो भाई कमिटेड किस चीज के लिए है, ये भी तो एक मैटर है ना, कि कमिटेड बोला गया है, कमिटेड जुडिशरी है, लेकिन कमिटेड जुडिशरी किस चीज के लिए कमिटेड है, ये भी यहाँ पर जो है मैटर नहीं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम देखते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी यहाँ पर अगर सेपरेट है, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा, लिबर्टी जो है सही रहेगी। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलत किया ये आ जाएगा, इसने कुछ गलत किया ये आ जाएगा, इसने कुछ, मतलब क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर अगर है, हर कोई अपना अपना रोल अच्छी तरीके से निभा रहा है, उसमें कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता है। लिबर्टी मतलब क्या, कोई अपनी मनमानी ना करे जो हम पर रूल कर रहे हैं, है ना। तो वो यहाँ पर हमें मतलब बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर अगर है तो यहाँ पर सही तरीके से लिबर्टी जो है वो सेफगार्ड हो सकती है। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो बेस्ड है ऑन ब्रिटिश मॉडल, लेकिन यहाँ पर डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। हमारा जो मॉडल है कैसे डिफर करता है ब्रिटिश मॉडल से,
यहाँ पर ब्रिटिश मॉडल में भी हमें बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, ब्रिटिश मॉडल में भी हमें पार्लियामेंट देखने को मिलता है, ब्रिटिश मॉडल में भी हमें जो मतलब बहुत सारी चीजें जो हमने ली हुई है, हमने देखा है सोर्स ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहां से ली हुई है। तो अब यहाँ पर डिफर कहाँ करता है ये बोला गया है। तो पहला है कि यहाँ पर एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सोवरन है, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए पावर जो है पार्लियामेंट का लिमिटेड है। दूसरा, इंडिया में मैटर जो रिलेटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से अमेंडमेंट के ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर कौन सा सही है, अनिल बताओ। सर मुझे दोनों सही लग रहे हैं, आंसर सी और लग रहा है। प्रीति आप बताओ। सर ये अमेंडमेंट करने के बाद रेफर किए जाते हैं या करने से पहले? नहीं, जो भी मैटर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, जो भी अमेंडमेंट उन्होंने किया है, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट किया हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं, वो देखने के लिए यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाएगा। सर फिर सी, ऑप्शन सी। ओके, प्रद्युमन बताओ। सर ऑप्शन सी बोथ। पंकज। सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर है कि गोपाल स्वामी अयंगर जो है कमिटी, इसने सजेस्ट किया कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो है डेसिग्नेट सोली फॉर परसुइंग सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। दूसरा है 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 और ये प्लेस किया गया अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो अब यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो बताओ। सर नॉलेज नहीं है, ये अभी पढ़ा नहीं हुआ इसलिए कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। चलो प्रद्युमन आप बताओ। नहीं सर कोई आइडिया नहीं, पढ़ी। प्रीति आप बताओ। सर मुझे भी नहीं पता। ओके, पंकज। नहीं सर नहीं पता। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखो, इन दी एंड जब ऐसा कुछ आता है कि हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये देख लेते बाकी के। राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है हमारे कौन से आर्टिकल में? अरे बाप रे, अरे 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 पंकज बताओ। आर्टिकल 21। इसमें भी अगर तुम फंबल कर रहे हो तो फिर तो भैया खतरनाक बात है। सर जो उसमें होश को बैठा है सर, वो 21 है सर। चलो प्रीति बताओ। सर आर्टिकल 21। बताओ प्रद्युमन। हाँ सर 21 ही आर्टिकल सही है। चलो आप बताओ अनिल। शर्म आ रही है सर मुझे तो बताते 21। ओके, तो आर्टिकल 21 ये तो मतलब पूरा फैक्चुअल है, इतने बार देखा हुआ है, इतनी बार इसके बारे में गो थ्रू किया हुआ है, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। चलो यहाँ पे बताओ, इंडिया में there is no law restricting candidate from contesting election in one Lok Sabha election from 3 constituencies। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, ये कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कैंडिडेट्स को लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर लड़ना है, ठीक है। राहुल गांधी जो है उनको याद करो, राहुल गांधी, इसलिए न्यूज में चल रहा पूरा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन नहीं है। 1991 लोकसभा इलेक्शन में देवीलाल इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और तीसरा है कि एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से अगर कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करता है एक लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उसको बाकी जो बाई इलेक्शंस होते हैं उससे उसको पैसे जो है वो भरना पड़ेगा बाकी जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए। तो अभी मुझे बताओ कौन सा आपको सही लग रहा है। सर एक बार प्लीज थर्ड स्टेटमेंट रिपीट करोगे? पढ़ लो ना सामने तुम्हारे स्क्रीन पे, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो आपको जवाब आ जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन पहले बता दो सही जवाब आपको कौन सा लग रहा है। एक एक बताते चलो, पहले अनिल, फिर प्रद्युमन, फिर प्रीति, फिर पंकज। सर गैस ही है अभी, डी लग रहा है सर। आपको डी लग रहा है? 2 and 3 या प्रद्युमन फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट ए लग रहा है। ओके सर सी लग रहा है, सी। सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए लग रहा है आपको?
चलो अभी मुझे थर्ड स्टेटमेंट जो है पंकज आप एक्सप्लेन करके बताओ, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? थर्ड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि रूल्स कैंडिडेट ने अगर एक लोकसभा इलेक्शन में अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आता है और कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन अगर बाकी के भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्ट होकर आता है तो उसके पार्टी को वो सभी जिसमें वो इलेक्ट होकर आए उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। क्या बोल रहे हो? तुमने जवाब कैसे दिया अगर तीसरा स्टेटमेंट तुमको समझा नहीं तो? अच्छा प्रद्युमन आप बताओ। सर वो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई एक लोकसभा इलेक्शंस में अगर कोई बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक लोकसभा जीत के आता है तो उसकी जो पार्टी है बाय इलेक्शन जो है वो उसका पूरा कॉस्ट वो बियर करेगी। बाई इलेक्शन मतलब क्या? बाय इलेक्शन मतलब कि पोल इलेक्शन हो जाता है। नहीं समझा ना आपको भी? बाय इलेक्शन की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो अभी देखो, अगर मेरे को एक बार बताओ, अभी अगर आप 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हो, ठीक है, एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ए नाम की, अभी हम समझने के लिए स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, आप समझ लो पंजाब से खड़े हो, आप उत्तर प्रदेश से खड़े हो, आप महाराष्ट्र से खड़े हो, बराबर है? अभी इसमें क्या हुआ, इसमें समझ लो तुम तीनों स्टेट से जीत गए, तीनों स्टेट से। अब आप कोई भी एक ही सीट ले सकते हो, तीनों सीट ले सकते हो, नहीं तो प्रॉफिट ये हो जाएगा, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब समझ लो आपने महाराष्ट्र की रख ली, बाकी 2 जगह की जो है वहां से रेसिग्नेशन दे दिया, ठीक है, अब वो 2 जगह खाली हो गई, वैकेंट हो गई। अब वो वैकेंट हुई है तो वहां पर फिर से किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा, उसको खाली रख सकते हैं क्या? नहीं, तो अब फिर से वहां पर इलेक्शन किए जाएंगे, फिर से इलेक्शन, उसको बोलते हैं बाय पोल। अब वो जो इलेक्शन होंगे वहां पे 2 जगहों पे, उसकी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, जो भी खर्चा है, क्योंकि आप 2 जगह से 3 जगह से खड़े थे, आपको डर था कि आप एक जगह से चुन के नहीं आओगे, तो अब आपको वो इलेक्शन के लिए जो बाकी 2 स्टेट्स में होंगे वहां के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये है तीसरे स्टेटमेंट का मतलब, समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या है, ये बहुत न्यूज में चल रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला था, कोर्ट ने भी बोला था कि भाई ऐसा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशन बोले थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि यार फिर अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो फिर उसी ने पैसे भरने चाहिए, ऐसे कोई एग्जिस्ट यहाँ पर इसलिए बोला गया है एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसी कोई रूल अभी है नहीं कि उसको पैसे देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने पैसे नहीं दिए, वो दूसरे मतलब ठीक है वो तो आए नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी किसी ने भी कोई ऐसे पैसे नहीं भरता है, ठीक है। तो इसमें है यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, पहला गोपाल स्वामी, यार इसके दोनों में का अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कैसे सॉल्व करना है, तुक्का मारना है अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो करके मार दें। इसमें देखो क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है ये पढ़ना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अभी पूरा पॉलिटी जब कंप्लीट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी हो जाएगा पढ़ना, थोड़ा भी अगर हमको पता है तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और प्लेस की गई अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। ये तो मतलब फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अगर आपने एआरसी के बारे में पढ़ा हुआ है, एआरसी के बारे में, एआरसी रिपोर्ट के बारे में, तो ये तो आपको जवाब पता ही रहेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जब पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब सवाल है पहले स्टेटमेंट का, गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो है उसने सजेस्ट किया था मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जो है डेसिग्नेट की जानी चाहिए सोनली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रमोट करने के। देखिए क्या है कि ये यूपीएससी को पता है, ये नहीं पता होगा तुमको, यूपीएससी भी ये जानती है। अब यहाँ पे जब भी कोई नाम दिया जा रहा है, आप कोई भी देख लो ऐसा क्वेश्चन कि जहां पर बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन बोली गई हो, वो इंफॉर्मेशन मोस्टली गलत रहती है, 80% गलत रहता है। नाम बोलो, इंफॉर्मेशन बोलो, कितने लोगों को दिया जाता है भारत रत्न वो बोलो, मतलब जो बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली गलत रहती है। ये है कि मॉन्टेग्यू चेस फंड रिफॉर्म जो था 1919 का जो एक्ट था, उसके तहत वोटिंग राइट सभी विमेन को जो 21 एज के ऊपर है उनको रिकमेंड किया गया था। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत विमेन को रिजर्व सीट्स दी गई थी लेजिस्लेचर में। कौन सा सही है? सर दोनों सही है सर, दोनों सही है सर। देखो पहला जो है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है 1919 के हिसाब से वोटिंग राइट्स
वोटिंग राइट जो है वो महिलाओं को दिए गए थे जो 21 ईयर्स के ऊपर है, और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी लेजिस्लेचर में। दोनों सही लग रहे हैं सर मुझे। प्रद्युमन बताओ। तो फर्स्ट वाला लग रहा है। ओके, प्रीति आप बताओ। सर दोनों गलत है सर। अच्छा, पंकज आप बताओ। सर दूसरा सही है सर। तो ये तो गलत है यार, वो वोटिंग राइट्स कैसे देंगे, है ना। मतलब काफी टाइम तक 10% जो है वो कौन सा एक्ट में लाया गया था जहाँ 10% से रिजर्व वोटिंग राइट दिए गए थे। सर 10% 1935 में दिए गए। हाँ, 1935 फिर 10% जब 1935 में दिए गए तो कहाँ उसमें सभी को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे जो 21 साल से ऊपर है। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। ये अगर आप देखोगे तो ये सही है। जो रिजर्व सीट्स है बेसिकली इसकी बात की गई थी, ठीक है, रिजर्व सीट्स दिए गए थे, और इस पर सरोजिनी नायडू जो है उन्होंने काफी इसमें ये चीज की थी, काफी उसमें उन्होंने अपोज किया था, काफी बोला था कि हमको नहीं चाहिए, हमको इक्वालिटी, मैं यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, काफी सारी चीजें जो है वो उन्होंने इस बारे में बोली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है। बाकी सब कवर हो गए ना, फिर और कोई बचा नहीं है शायद। सर मैंने मतलब 1919 के एक्ट में नोट्स में लिखा हुआ कि वुमेन्स को राइट दिया गया था, राइट टू वोट। अरे बाबा, इसमें 21 ईयर्स के ऊपर है सभी का बोला गया है। 21 साल के ऊपर सभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लेकर आए जहां पर 21 साल से ऊपर जो भी है वो वोट कर सकते थे। तो पेपर जो है अभी देखो क्या हमारा क्या फोकस रहना चाहिए, अभी जो पॉलिटी है उसके लिए हमने क्या फोकस रखना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए किस तरीके का, हम बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनको भी कवर करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हैं कैसे फोकस रहना चाहिए। कि अभी ऐसा है कि सिर्फ किताबी जो डेफिनेशंस है या फिर किताबी जो चीजें हैं वो पढ़ के अभी कोई मतलब नहीं। जैसा हम डिस्कशन करते हैं, है ना, जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं फ्यूरियस 5 में जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है उससे बहुत डीपली हमें बाकी चीजें पता चलती है। तो इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसी के साथ साथ जो बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। तो अभी जो पॉलिटी रहेगा हमारा, पॉलिटी ऐसे ही हम जो डिस्कशन है उसके थ्रू कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ जो बाकी भी सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा। जो न्यूज चल रही है ये बहुत जरूरी है कि न्यूज में से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो निकालना। अभी जैसे जो ये शाहरुख खान का बेटा है ना, तो शाहरुख खान के बेटे की वजह से जुडिशियल, अनिल मैंने आपको पूछा था ना जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है, तो क्या है कि ऐसे ही हमको डिफरेंशिएशन जो है वो लाने पड़ेंगे, तभी जाकर जो चीजें हैं वो सॉल्व हो सकती है। अभी किताब का पूरा ये गया, किताब जो है अब वो पूरा, क्योंकि लोगों को रट्टा होती जा रही है किताबें, इसलिए अब यूपीएससी वालों को पता है किताब में से कुछ के कोई मतलब नहीं है, तो अब वो आ रहे हैं थोड़ा एनालिटिकल इसमें, जहां आपको सोचने की जरूरत पड़े, ठीक है।